Hello everyone, this is Ashok here and today we are going to discuss chapter number 2 of civics, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हिंदी में कहते हैं संघवाद। How to define federalism? Wherein power is divided between a central authority and its various constituent units, राज्य सरकारें और संघीय सरकारें। अब फेडरलिज्म में एक सिस्टम होता है कि जो अधिकार क्षेत्र हैं उनका स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन है, उनका टैक्सेशन है, वो सब कुछ अलग अलग होता है और यहाँ पर कोई भी सरकार पावरफुल नहीं होती। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अपने अधिकार हैं, वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने ज्यूरिसडिक्शन में काम करेगी और जो नीचे की सरकारें हैं जिनको हम म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल, नगर पालिकाएं ये वगैरह जो बोलते हैं तो वो अपना अधिकार क्षेत्र के अंदर रहकर काम करती हैं। अब देखिएगा जो फेडरलिज्म है, संघवाद, हमारा देश क्या एक संघ वाला देश है या फिर हमारा देश एक यूनिटरी गवर्नमेंट वाला देश है? तो इसका जवाब ये है कि हम एक फेडरल कंट्री भी हैं और एक यूनिटरी कंट्री भी हैं। कैसे? देखिएगा, फेडरल इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पावर्स है वो बटे हुए हैं, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसके हमने पावर शेयरिंग वाले पहले चैप्टर के अंदर ही देखा, व्हेन पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। तो कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं? एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक आपकी राज्य सरकारें हैं और उसके नीचे आपकी रीजनल गवर्नमेंट है। अब इन सबको अपने अपने अधिकार दिए गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यूनियन लिस्ट, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनसे संबंधित डिसीजन सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। जैसे कोइनेज करेंसी, मुद्रा को जैसे अभी हमने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन किया था, तो क्या वो राज्य सरकारों का निर्णय था? नहीं ना, वो केंद्र सरकार का निर्णय था। तो करेंसी संबंधित निर्णय हुए। आपका सेंसस जो जनगणना वाला जो काम होता है, स्टैटिस्टिक्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, रेलवेज, एयरवेज, आपका जो पोस्ट ऑफिस, फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, रक्षा, ये सब कुछ चीजों का जो निर्णय वो कौन सी सरकार लेती है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इसी प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं, वो अपने उस ज्यूरिसडिक्शन में रहकर अपने कार्य करती है। तो जैसे ट्रेड, व्यापार से संबंधित मामले, वाणिज्य से संबंधित मामले, आपके कृषि संबंधित मामले, सिंचाई, पुलिस, यानी ये सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, पुलिस किसके अंडर में होती है? तो आपकी राज्य सरकारों के अंडर में होती है। तो इनको थोड़ा सा याद करने का तरीका आपको बता देते हैं कि ऊपर वाला जो है ये तो आप आराम से समझ सकते हैं, लेकिन ट्रेड में कॉमर्स होता है। कॉमर्स का मतलब जैसे बैंकिंग सुविधाएं हुई, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हुई, कम्युनिकेशन सुविधाएं हुई, तो इस प्रकार से तो ये ट्रेड में कॉमर्स होता है। तो ये आपको याद हो जाएगा। अब जो कृषि है, सिंचाई किसकी करते हो भाई? कृषि की तो सिंचाई करते हो, जो फसल उगाते हैं तो उसकी सिंचाई करते हैं, इरिगेशन। तो एग्रीकल्चर है तो इरिगेशन है, और पुलिस आपके नाम से याद रह जाएगा। अब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें बोथ आर हैविंग राइट, दोनों ही सरकारें इनसे संबंधित निर्णय ले सकती। जैसे शिक्षा, इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाएगा कि शिक्षा को कौन से लिस्ट में काउंट किया जाता है, तो आप कहेंगे कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। इसके बाद में है ट्रेड यूनियंस, फॉरेस्ट, मैरिजेस, अडॉप्शन, सक्सेशन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में आती हैं। तो ये अधिकारों का अलग अलग स्तर की सरकारों के पास होना, ये ही शो करता है आपका देश एक फेडरल कंट्री है। इसी के साथ में आपको ये भी समझना चाहिए कि कोई सा भी जो लेवल है सरकार का, वो दूसरे वाले को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मैं आपको यहाँ पर ये इसको क्लियर करने देना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ फेडरल कंट्री और फेडरल फॉर्म, तो आप कहेंगे जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहाँ पर पावर शेयरिंग हो, पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा हो, डिवाइडेशन ऑफ द पावर जहाँ पर होता हो, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपने अपने स्पेसिफिक टैक्सेशन ज्यूरिसडिक्शन को लिए हुए रहती है, जहां पर कोई भी एक सरकार अपने हिसाब से यानी यूनिलेटरली संविधान में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकती है, जहां पर संविधान में उल्लेखित
जो नियम और कानून है उसके तहत रहकर ही सरकारों को कार्य करना होता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स आपके किसके होते हैं? फेडरलिज्म के। यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर एक ही सरकार होती है जो पूरे देश को चलाती है, जो सबसे पावरफुल होती है। यहाँ पर अलग अलग इसके स्तर हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो पावर है यानी सुप्रीम जो पावर है वो किसके पास में होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है। तो आप समझ गए होंगे फेडरलिज्म है इसके अंदर किस किस प्रकार से अधिकार जो है वो बटे हुए होते हैं। अब देखिएगा जो फेडरल सिस्टम है इसको किस प्रकार से प्रैक्टिस किया जाता है, इसके तरीके क्या क्या, कौन कौन से वे हैं जिसके द्वारा आप कह सकते हो कि फेडरल फॉर्म को अडॉप्ट किया जा सकता है। तो देखिए दो प्रकार के इसके वे हैं, देयर आर टू वेज। एक आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल बने रहिए आप। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। देखिए पहले तो मैं आपको इसकी एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है आपका यूएसए। समझ में आ गया? अब यूएसए के अंदर देखिएगा, यू सेम यूएसए, आपकी बुक में जो नाम ले रखे हैं उनको लेकर वो प्रश्न पूछ लेता है कई बार कि कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन में है और कौन सा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। तो यू से आपका बन गया यूएसए, एस से क्या बन जाएगा? स्विट्जरलैंड, और ए से आपका क्या बन जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओ से आपका ए से बन गया ऑस्ट्रेलिया। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होल्ड करना, समझ लीजिए एक बार उदाहरण के लिए कि पैसा होल्ड कर रहे हो आप, तो भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? आरबीआई तो अपना सेंट्रल बैंक हो गया। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा बैंक जो पैसा होल्ड करता है, होल्ड है ना नाम, बस एक बार दो बार देखेंगे आपकी सेट हो जाएगा। होल्ड जो पैसा करता है उसका नाम भैया एसबीआई बैंक, एसबीआई। अब एसबीआई में एक तो आपका क्या जाएगा? स्पेन, ठीक, एक आपका क्या जाएगा? बेल्जियम, और एक आपका क्या जाएगा? इंडिया। आई होप इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी आपके कि एक तो आपका क्या आ गया है यूएसए से आपके जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, और एसबीआई से आपका स्पेन, बेल्जियम और इंडिया। अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्यों इसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं, क्यों इसको होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहते हैं? तो मैं आपको देखिए बता देता हूं, इसके उदाहरण से आप समझिए। जैसे यूएसए में 50 राज्य हैं आज के वक्त में, और 50वां जो इसका राज्य बना है वो बना है हवाई द्वीप। ठीक है, 15 आइलैंड और इसकी टेरिटोरी है। अब यहां पर ये जो 50 लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 50 राज्य हैं, ये सब लोग अपना एक समूह बनाते हैं। इस समूह को आप कहते हो फेडरल ही है, लेकिन ये साथ में इसलिए आ रहे हैं ताकि वो सुरक्षित रह सके। जैसे नाटो ग्रुप बना ना, वो तो देशों का ही ग्रुप है, लेकिन राज्य अगर ऐसा ग्रुप बनाते हैं कि एक साथ आ रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, तो इस प्रकार का सिस्टम क्या कहलाएगा? फेडरल सिस्टम। लेकिन यहां पर ये राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, इनकी अपनी एक नेशनलिटी होती है, इनका अपना एक प्रभुत्व होता है, ये बिल्कुल स्वतंत्र और ऑटोनोमस होते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। ये आई होप आप समझ में आ गया होगा, आपको एक ट्रिक भी हो गई। यूएसए और एसबीआई एक बार देखिएगा आपको और समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर ये राज्य जो है कहीं ना कहीं अपने आप में अलग होते हैं, वो ग्रुप के अंदर है, इसीलिए लिखा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स, संघ राज्य है ना, अमेरिका के वो राज्यों का एक संघ है, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, इसीलिए तो ये अलग भी हो सकते हैं। अब अपन दूसरा एग्जांपल देखेंगे, देखिएगा इसका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का। अब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर मैं थोड़ा सा आपको अपने इतिहास में लेके जाना चाहूंगा कि हमारे कुल मिलाकर जो संविधान है, देखिए इसके अंदर हो सकता है कुछ टर्म्स आपको भी नहीं समझ में आए, हो सकता है आपने ना पढ़ा होगा, तो अपन बाद में इन चीजों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत का संविधान जो है उसके आर्टिकल्स वगैरह जो है वो एक
बटे हुए शेड्यूल के अंदर। तो इसके कुल मिलाकर 1 से लेकर और 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 1 to 22। एक इसकी अलग होती हैं, वो होती है ये, इसको कहते हैं पार्ट्स। एक इनकी होती है सूचियां, स्केड्यूल्स। और हमारे यहाँ पर कुल जो शेड्यूल्स हैं वो कितनी है? 12। फिलहाल इन 2 से अपना काम चल जाएगा। तो पार्ट जो है 1 से लेकर 22 तक, इनके अंदर फिर 1 से लेकर और 395 तक आर्टिकल्स हैं। यानी आपको ये मालूम चला कि टोटल आर्टिकल्स कितने आपके पास में? 395। और टोटल पार्ट कितने हैं? 1 to 22। और सूचियां कितनी है? 1 to 12। अब यहां से इस होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा, पार्ट फर्स्ट के पहले आर्टिकल में आपका क्या लिखा हुआ है? संघ। इसको एक बार भूल जाइए। पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संघ, फेडरल एंड स्टेट्स, फेडरल कंट्री और स्टेट्स, यानी भारत जो है उसके संघ और राज्य। समझिएगा। अब मैं इसके शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आता हूं। ये तो पार्ट फर्स्ट की बात थी। सूचियां आपकी जो 12 हैं उनके अंदर मैं पहली सूची में आता हूं। इसमें लिखा हुआ है भारत, इंडियन स्टेट्स इन द फॉर्म ऑफ ए फेडरल कंट्री, यानी भारत के राज्य एक संघ के रूप में। तो दोनों जगह पर आपको क्या नाम दिखाई दे रहा है? फेडरल। अब देखिए, हमारे यहां पर साथ साथ में ये भी लिखा हुआ है कि भारत जो एक संघ के रूप में है, वो किसी जो बना है उसका फॉर्मिंग जो हुआ है वो किसी राज्यों के समझौते से नहीं हुआ है। दूसरा ये कि भारत के राज्य कभी भी उस संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। इस बात को समझिए। आप भारत की धरती पर रहने वाले लोग हैं, आपको भारत के राज्य और भारत के फेडरल सिस्टम के बारे में मालूम होना चाहिए कि भारत के राज्य, भारत का जो संघ है वो राज्यों का कोई समझौता नहीं है। भारत के संघ से राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत के राज्य उस संघ के रूप में उसके अटूट अंग हैं। अब जैसे यहां पर हम एक थोड़ा सा आर्टिकल को देखते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 370, आर्टिकल नंबर 370 अभी जो हमने देखे थे पार्ट, उस पार्ट 21 के अंदर है। अब आप सब लोगों ने ये पढ़ रखा होगा सब, आर्टिकल नंबर 370 हट गया, 370 हट गया। बेटा 370 पूरा नहीं हटा है। देखिए कैसे नहीं हटा है। इस 370 के अंदर एक और क्लोज लिया गया, उसका नाम है 35A यानी 35A। और आर्टिकल नंबर 370 है, इसके अंदर इसके 3 सब क्लोज हैं। क्लोज नंबर फर्स्ट, क्लोज नंबर सेकंड और क्लोज नंबर थर्ड। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 370 के फर्स्ट क्लोज में क्या लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द और विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो क्या इस चीज को हटा देना चाहिए क्या? ये होता है पढ़ना। सिर्फ खाली रट्टा नहीं मारिए, सुन लिया किसी से 370 हट गया, नहीं हटा बेटा। तो भारत से ये कभी नहीं हट सकता। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये हमारा मस्तक, हमारी आन है, बान है, शान है। कौन? जम्मू कश्मीर। तो ये हमारा अभिन्न अंग है, हमने इसको कंटिन्यू किया है। दूसरा और तीसरा, स्पेशली तीसरे में ही इसकी चीजें लिखी हुई है जिनके द्वारा इसको हटाया गया। तो ये दोनों के दोनों इसमें से कट कर दिए गए हैं, यानी इसका क्लोज 1 रखा गया है, अभी भी है। अब मैं बताता हूं आपको 35A ये क्या है। 35A ये है कि जो कश्मीरी जो है उनको स्पेशल प्रिविलेज देता है। स्पेशल प्रिविलेज देता है क्या? उनको विशेष अधिकार देता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर से अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया अगर कोई व्यक्ति आता है, वो वहां पर कोई भी संपत्ति खरीद सकता है, वो कहीं पर भी घूम सकता है। लेकिन अगर बाकी के देश से, यानी बाकी के जो पार्ट है उन राज्यों से अगर आप कश्मीर में जा रहे हैं तो आप वहां पर संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। वहां की संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये एक उनका विशेषाधिकार है कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने जन्म लिया है सिर्फ वो ही वहां पर खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बाकी दूसरा बाहरी जो है वो नहीं वहां पर आ सकता है। तो इस चीज के लिए इस 370 को हटाया गया। मैं साथ साथ में यहाँ पर एक छोटी सी चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि ये 370 जो है इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ लाया गया था और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ ही इसको
खत्म कर दिया गया 2019 में। ठीक है, तो ये छोटा सा इसका था कि होल्डिंग टुगेदर में एक बार जो राज्य आ गए हैं वो वापस नहीं जा सकते। ये हमने हमारे फर्स्ट नंबर के आर्टिकल में भी देखा और हमारा शेड्यूल नंबर फर्स्ट के अंदर भी देखा कि राज्य संघ के रूप में उसके अभिन्न अंग हैं, वो कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो जो दो प्रकार हैं, टू वेज आर फॉर्मिंग फेडरल सिस्टम, फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसके साथ में हमने देखा कि कौन सी चीजें, व्हाट मेक्स इंडिया ये फेडरल कंट्री, बिकॉज पावर्स आर डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और ए वन सेंट्रल अथॉरिटी। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूनियन लिस्ट में उसके सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये इसका एक छोटा सा था। अब इसका आधा ही पार्ट हुआ है, अगला पार्ट हम इसका और लाएंगे, उसके अंदर इसके बाकी की जो बची हुई चीजें हैं वो भी हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए। जय हिंद, जय भारत।